Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of scientific method. हम साइंटिफिक मेथड को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस कर रहे थे। उसकी एग्जांपल जो है, क्योंकि हम बायो को डिस्कस कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल मेथड होगा यहाँ पे। हमने कहा था उसके सर्टेन स्टेप्स हैं। अब स्टेप्स को अगर मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँ, हमने कहा था कि सबसे पहले हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मुशाहिदात करेंगे जिन्हें हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस से डिडक्शन डिड्यूस करते हैं और डिडक्शंस को हम चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। कंट्रोल ग्रुप भी होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होगा, फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आएंगे अगर वो साबित हों तो, अगर साबित ना हो तो पीछे चले जाएंगे, अगर साबित हो तो आगे चले जाएंगे। अगर साबित हुए तो रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग के बाद मजीद टेस्टिंग करेंगे, मजीद एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, उसके बाद थ्योरी आएगी, थ्योरी के बाद वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इसको हम देखते हैं। जब तजर्बात किसी हाइपोथेसिस में से पहले हाईलाइट कर देता हूँ। जब तजर्बात किसी हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित करते हैं तो साइंसदान इस हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करके मजीद हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, जो हाइपोथेसिस हमारी ठीक हो जाए तो उसको हम मजीद एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और उससे मजीद हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब नई हाइपोथेसिस भी दोबारा तजर्बात से दुरुस्त साबित होते हैं तो असल हाइपोथेसिस नजरिया बन जाती है, और वही हाइपोथेसिस जो हमारी मेन होती है ना, दैट बिकम द थ्योरी, वो थ्योरी बन जाती है। एक नजरिया वसी शवाहद से हमारे याफ्ता होता है। जो एक नजरिया होता है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या से कहते हैं ऑब्जर्वेशन चाहिए होती हैं, और मुतअद्दिद मुहक्किकीन किसकी बार बार तस्दीक करते हैं, और बहुत सारे जो रिसर्चर्स उसको बार बार क्या उसे कहते हैं तस्दीक करते हैं, एग्री करते हैं उसके साथ ये बात ठीक है। मिसाल के तौर पे इर्तिका का नज़रिया मीन एवोल्यूशन का नज़रिया वजाहत करता है कि स्पीशीज़ वक्त के साथ कुदरती इंतखाब के जरिए किस तरह तब्दील होती है। मीन एवोल्यूशन ये कहती है कि जो स्पीशीज़ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अपने आप को क्या उसे कहते हैं मॉडिफाई करती जाती है, तो उसमें नई से नई चेंजेस होती जाती हैं, अल्टीमेटली स्पीशीज में चेंजेस आती जाती है। नेक्स्ट, साइंसदान तजर्बात करके नजरियात को मुसलसल टेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो टेस्टिंग है, जो एक्सपेरिमेंटेशन है, वो कंटिन्यूसली चलती जाती है। वो नजरिया को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो हर ट्राई करती हैं कि ये जो नजरिया है या जो आइडिया है, थ्योरी वगैरह जो भी है, ये गलत साबित हो जाए। अगर एक नजरिया तजर्बा से बार बार दुरुस्त साबित होता है तो साइंसी कानून बन जाता है, और अगर इतनी रिगोरस टेस्टिंग के बाद भी वो फाल्सिफाई ना हो तो लॉ बन जाता है या प्रिंसिपल बन जाता है। साइंसी कानून फितरत की एक यकसा या मुस्तकिल हकीकत होती है, और वो क्या कहते हैं रियलिटी होती है नेचर की। बायोलॉजिकल कवानीन की मिसालें हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ जिसे हम कहते हैं, और मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। क्लियर। अच्छा, मैं एक जनरल आपसे बात शेयर करूं। हम कहते हैं हमारी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं ना, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वट जो भी है, सबसे कम लॉज बायो में है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सबसे कम लॉज बायो में ही क्यों है, क्या इसकी रीज़न है। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं मलेरिया, बायोलॉजिकल तरीकाकार की मिसाल। मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले ली गई, मलेरिया को डिस्कस करेंगे, और ये एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेगा। यहाँ पे मैं इसको पहले हाईलाइट करता हूँ। मलेरिया एक आम बीमारी है जो कई ममालिक बशमूल पाकिस्तान में पाई जाती है। आप जानेंगे कि बायोलॉजिस्ट ने किस तरह मलेरिया से मतलब बायोलॉजिकल मसला को हल किया। ओके, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल मसला कह लो। मलेरिया का सबब क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि मलेरिया का कॉज क्या है। और यहाँ पे एक ज़रा छोटा सा ये भी पढ़ लेते हैं बॉक्स। इंसानियत की तारीख में मलेरिया ने किसी भी दूसरी बीमारी से ज़्यादा अफराद को हलाक किया है, तो सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं ना वो मलेरिया की वजह से हुई हैं। क्लियर। और 17वीं सदी से 20वीं सदी तक मलेरिया का वाहद इलाज क्विनीन था। ये क्या कहते हैं था मेडिसिन इसकी। एनीवेज, नेक्स्ट, मुशाहिदात। कदीम अदवा 2000 साल से जायद अरसा पहले में मुआलजीन जो कि ऐसा कहते हैं इलाज वगैरह करते हैं, इस बीमारी के बारे में जानते थे। 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया के बारे में 4 अहम मुशाहिदात ये थी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मलेरिया और दलदली इलाकों के दरमियान कोई ताल्लुक है। कहते हैं जो मलेरिया और जो दलदली इलाके हैं उनके दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन है। मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन, ये क्या से कहते हैं ड्रग थी, मेडिसिन थी, जो एक स्पेसिफिक ट्री था, सिनकोना ट्री था मेरे ख्याल में,
उसकी छाल से, उसकी बाग से लिया जाता था। ये मौसर दवा है। दलदली इलाके को पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। कहता है अगर दलदली इलाके का पानी पिया जाए तो उससे मलेरिया नहीं होता। नेक्स्ट, मलेरिया के मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम को देखा गया। अब जो पेशेंट थे ना मलेरिया के, जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो उनके ब्लड के अंदर एक स्पेसिफिक क्या से कहते हैं माइक्रोब देखा गया जिसे प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। अब ये एक बॉक्स पढ़ लेते हैं। 1878 में एक फ्रांसीसी मॉलेज ल्यूरॉन ने मलेरिया की वजह पर तहकीक की। उसने मलेरिया के मरीज का खून लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे इसका मुआयना किया। मीन उसका ब्लड दिया और ब्लड को टेस्ट किया माइक्रोस्कोप के नीचे। उसने खून में कुछ खुर्दबीनी जानदारों को देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं। मीन वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। उसे हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। इन खुर्दबीनी जानदारों को प्लाज्मोडियम नाम दिया गया, तो उसने उसको नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, बायोलॉजिस्ट ने इन शहादत और दरियाफ्तों पर गौर किया और एक हाइपोथेसिस तैयार किया, यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। उन्हें ये हाइपोथेसिस दे दी कि जो प्लाज्मोडियम है वो रीजन है, कॉज है किसका, मलेरिया का। नेक्स्ट, इससे डिडक्शन उन्होंने निकाली। डिडक्शन मंतकी नतायज हम कहते हैं। मीन हाइपोथेसिस हमने दे दी, अब उससे हम क्या डिड्यूस करते हैं, क्या नतीजा अखज करते हैं। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानकर एक मंतकी नतीजा डिडक्शन तैयार किया। ये डिडक्शन ये थी, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर मलेरिया के तमाम मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब उनका ये था कि हम कहते हैं ठीक है जी, अगर तो मलेरिया की वजह से प्लाज्मोडियम हो रहा है, तो फर्ज को आपके पास 100 पेशेंट है, 500 पेशेंट है, ये जितने भी पेशेंट हैं उन सबका जब ब्लड टेस्ट किया जाएगा ना, तो हर एक के ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है, या उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाना चाहिए। अगर हर एक के नहीं तो ज्यादातर के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। नेक्स्ट, तजर्बा और नताइज। इस डिटेक्शन को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने तजर्बात किए। उन्होंने मलेरिया के 100 मरीजों और 100 सेहतमंद अफराद, अब ये जो 100 मरीज थे ना, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, और 100 सेहतमंद अफराद ये हमारा कंट्रोल ग्रुप था। कि खून को नमूनों का खुर्दबीनी मुआयना किया, उनका ब्लड टेस्ट किया सिंपल। इन तजर्बात का नतीजा ये था कि मलेरिया के ज्यादातर मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था। ये नतीजा इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित करता था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। ओके, ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। इन तजर्बात में मलेरिया के मरीज तजर्बाती ग्रुप थे, यही बात जो मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ, जबकि सेहतमंद अफराद कंट्रोल ग्रुप के तौर पर लिया गया था। नेक्स्ट, हम बायोलॉजिकल मसला, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मोडियम किस तरह इंसान के खून में दाखिल होता है। क्वेश्चन ये है कि ब्लड में एंटर कैसे होगा। अगला बायोलॉजिकल मसला ये जानना था कि प्लाज्मोडियम इंसानी खून में कैसे दाखिल होता है। बायोलॉजिस्ट के पास दर्जन मुशाहिदात मौजूद थे। अब ये मुशाहिदात थे, मलेरिया का ताल्लुक दलदली इलाके से है। दलदली इलाके, दलदली जगह का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। कहता है अगर वो पानी पी लिया जाए तो उससे मलेरिया नहीं होता। जब बायोलॉजिस्ट ने मुशाहिदात का गौर किया तो उन्होंने सोचा कि प्लाज्मोडियम दलदली पानी में मौजूद नहीं था। तो बेसिकली जो प्लाज्मोडियम था ना, जो उसका बेसिक पॉजिटिव एजेंट था, वो उस पानी में मौजूद नहीं था। अब मुशाहिदात क्या थे, ऑब्जर्वेशन क्या थी। 1883 में एक मॉलेज AFA किंग ने 20 मुशाहिदात की फहरिस्त बनाई। इनमें कुछ मुशाहिदात ये थे, ये 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट थे वो हाईलाइट कर रहा हूँ। वो लोग जो बाहर सोते थे उनमें मलेरिया होने के इम्कान उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा थे जो अंदर सोते थे। ओके, जो लोग बारीक मच्छरदानी के नीचे सोते थे उनमें मलेरिया के इम्कान कम थे। अब कहते हैं जो ऊपर मॉस्किटो नेट यूज करते थे उनमें क्या हो सकते हैं, कम थे। ये तो मॉस्किटो नेट अब हम कहते हैं ना, तब सब लोग बारीक जाली वाली कोई होगी। अच्छा, उन लोगों के मुकाबले में जो मच्छरदानी इस्तेमाल नहीं थे करते, मीन जो ये मच्छरदानी यूज करते थे उनमें मलेरिया के चांसेस कम थे, जो नहीं थे यूज करते उनमें मलेरिया के चांसेस ज्यादा थे। नेक्स्ट, वो अफराद जो धुएं वाली आग के करीब सोते थे उन्हें आमतौर पर मलेरिया नहीं था होता। अब जारी बात है जो धुएं के पास सोते थे उनमें मलेरिया नहीं था होता। अब इसकी हाइपोथेसिस, इन मुशाहिदात की बुनियाद पे किंग ने एक हाइपोथेसिस पेश किया। मच्छर प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं और इस तरह मलेरिया की फैलाव में। तो बेसिकली काज तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसको ट्रांसफर करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज द मॉस्किटो मच्छर। डिडक्शन, इस हाइपोथेसिस के जरिए इस हाइपोथेसिस दर्ज डिडक्शन बनेगी। अगर मच्छर मलेरिया के फैलाव में शामिल है तो प्लाज्मोडियम मच्छरों में मौजूद होना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक मैंने आपको यहाँ पे डिटेल कर दी। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा। कुछ साइंटिस्ट था, रोनाल्ड रॉस था, उसके भी एक्सपेरिमेंट थे वो भी बता दूंगा, और जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किए थे वो भी कंप्लीट करके ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा। ये अभी कर ही लेते हैं इसको। तजर्बा और नतायज, रोनाल्ड रॉस ने 1880 में की दहाई में मदरज बाला
रिडक्शन को टेस्ट करते मदरस बाला में जो ऊपर बात की गई है के लिए अहम तजर्बा किए। वो एक बरतानवी फौजी मॉलेज था, आर्मी, उनका एक पोजीशन था जो भारत में काम कर रहे थे। उसने एक मादा एनोफिलीज मच्छर को मलेरिया के मरीज को काटने दिया, मच्छर लिया और जो पेशेंट था ना मलेरिया उसको बाइट करने दिया। बाद में रॉस ने उस मच्छर को मारा और मच्छर के मैदे में प्लाज्मोडियम को अपनी तादाद बढ़ाते पाया। तो मीन उस मच्छर के अंदर, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था। अगले तजर्बात के दौरान उसने सोचा कि एक मच्छर, मुतासरा मच्छर जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, मीन जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, तो किसी सेहतमंद शख्स को काटने दिया जाए। अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त होता तो सेहतमंद शख्स को मलेरिया हो जाना था, लेकिन इस ऐसे पुरखतर तजर्बे के लिए इंसानों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने डायरेक्ट ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की। रॉस ने अपने तजर्बा दोबारा किया, लेकिन उसने इंसान की बजाय चिड़ियों का इस्तेमाल किया। उसने मलेरिया में मुब्तला चिड़िया को मादा क्यूलिक्स मच्छरों से कटवाया। फिर उसने इन मच्छरों का मुतालिया किया, तो फिर उसने इन मॉस्किटोस को स्टडी किया। उसने ये दराफ्त किया कि प्लाज्मोडियम मच्छर के मैदों में तो दीवारों में अपनी तादाद बढ़ा रहे थे, तो मीन वहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। फिर इसके सलाइवरी ग्लैंड में मुंतकिल हो जाते थे, ट्रांसफर हो जाते थे। उसने मुतासरा मच्छरों से सेहतमंद चिड़ियों को भी कटवाया। उसने देखा ये सेहतमंद चिड़ियाँ मलेरिया में मुब्तला होगी। इन शॉर्ट में पूरी बात करूँ तो उसने ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की। उन्होंने क्या किया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिए, उसको बाइट करवाया चिड़िया को, वो चिड़िया इन्फेक्टेड होगी। फिर उस चिड़िया से हेल्दी मॉस्किटो को बाइट करवाया। जब वो हेल्दी मॉस्किटो थे उनके अंदर आ गया, वो इन्फेक्टेड हो गए। उनसे फिर नई चिड़िया को देखा तो वो चिड़िया बीमार होगी। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये था कि जो ट्रांसफरिंग एजेंट था वो मॉस्किटो है, जो कॉस्टिव एजेंट है वो ये है प्लाज्मोडियम। क्लियर। जब उसने इन चिड़ियों का खून का मुआयना किया तो उनमें प्लाज्मोडियम की बड़ी तादाद मौजूद थी। यूं ये हाइपोथेसिस साबित हो गया कि मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, इसलिए मच्छर मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंटेशन, इंसान पर तजर्बात। आखिर में इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के इंसानों पर तजर्बात की गए। 1898 में इतालवी बायोलॉजिस्ट ने एक एनोफिलीज मच्छर को मलेरिया के मरीज को काटने दिया। फिर इस मुतासरा मच्छर से एक सेहतमंद इंसान को कटवाया गया। इस शख्स को भी बाद में मलेरिया हो गया, उसको भी मलेरिया हो गया, जारी बात है, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट किया था। इस तरह ये तस्दीक होगी कि मच्छर प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं और इस तरह मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार हैं। क्लियर। यहाँ पे ये देख सकते हैं मलेरिया मुब्तला चिड़िया जिस वो इन्फेक्टेड थी, क्यूलिक्स मच्छर ने उसे किया। फिर उसने जो सेहतमंद चिड़िया थे उसको क्या से कहते हैं बाइट किया, तो उसमें भी क्या उसे इन्फेक्ट हो गया। सेम ह्यूमन में मलेरिया में मुब्तला इंसान, उसको एनाफिलिस मच्छर ने किया, फिर उसने सेहतमंद इंसान को और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है बच्चे, ये हमारे चैप्टर पहले कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।